सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पर कवि फराग गोरखपुरी बसते थे। आज वर्तमान समय में मैं कहूँ तो डॉक्टर कलीम कैसर का नाम आता है कागज़ पे। मेरे बाद मुझको समझेंगे ज़माने वाले, छोड़ जाऊँगा अपनी ज़ुबान कागज़ पे। क्या बात है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन। आज observerdon.com के इस खास पेशकश में हम आपसे रूबरू कराना चाहते हैं एक ऐसी युवा शख्सियत को जिसने अपने आवाज़ के दम पर, जिसने अपनी कलम के दम पर, जिसने उर्दू जबान के दम पर अपनी एक पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उभरते हुए शायर मिन्नत उल रहमान की। स्वागत है मिन्नत। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, और आपका जो ये चैनल है मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसे युवा ख़ास तौर पे और एक तुच्छ विद्यार्थी को अपने समक्ष बुला करके एक मान बढ़ाने का कार्य किया है। नहीं, पहले तो बधाई इस बात की भी कि आपको मनोहर पर्रिकर सम्मान मिलाकर और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, तो बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे युवा को, जो गोरखपुर जैसे छोटे से शहर से आता है, हालांकि अब राजनीतिक मायने उसके बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको दिल्ली में बुलाया जाता है और आपको मनोहर पर्रिकर सम्मान से नवाजा जाता है, तो ये वाकई में बड़ी बात है। मिन्नत, अदबी दुनिया की बात करना चाहते हैं हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका एक लंबा समय गुजरा है उस शहर में जहाँ से मुरिख्ता शुरू हुआ, उस शहर में जहाँ मुरिख्ता ने मुशायरे का रूप लिया। तो उस अदबी शहर लखनऊ की अगर बात करें मिन्नत, क्या कुछ सीखा आपने उस लखनऊ से? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने कहा कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर अवार्ड मेरे हिस्से में आया। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहूँगा। पहला ये कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये गोरखपुर वासियों का सम्मान है, क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पर कवि फराग गोरखपुरी बसते थे। आज वर्तमान समय में मैं कहूँ तो डॉक्टर कलीम कैसर का नाम आता है, जो पूरी दुनिया में संचालन के माध्यम से और कविता शायरी के माध्यम से जाने जाते हैं। लखनऊ की बात जहाँ तक आपने कही, लखनऊ के मुतालिक मैं आपको बताऊँ, मैंने 6-7 साल का सफ़र लखनऊ के साथ तय भी किया है। मैंने लखनऊ में एक चीज़ पाई कि अदब जो है ना वो पनपता है, और यूँ कहा अभी भी? जी हाँ बिल्कुल, नो डाउट। वो कहते हैं ना पहले आप, वो लखनऊ का एक बहुत अच्छा वो था, इसी में नवाबियत ख़त्म हो गई। और मैंने एक मरतबा एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दौरान एक चीज़ पाई थी कि उर्दू पैदा जरूर हुई दक्कन में, लेकिन उसे पाल पोस कर अगर किसी ने बड़ा किया है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ लखनऊ को जाता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं, क्या अभी भी लखनऊ में वो अदब पनपता है? सर देखिए, वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ें बदल गई। ठीक है। चाहे आपकी ज़िंदगी हो या मेरी ज़िंदगी हो, पहले का वक्त होता था लोग मैगज़ीन और अखबारों में वक्त गुजारा करते थे। आज व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आ गया है। ठीक है। उसी तरह पहले क्या था कि पहले नशिस्तें हुआ करती थी या शायरी की दुकानें लगती थी। मैं दुकान कह रहा हूँ, आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और दुकानें हुआ करती थी, कविताओं की छोटी छोटी कविशाला हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में वो स्टेटस बदल गया है। अब लखनऊ में ऐसा नहीं है कि नशिस्तें नहीं होती हैं। बड़े बड़े उस्ताद हैं, डॉक्टर वासिक फारूकी हैं, डॉक्टर राम प्रकाश वेकुल हैं, इनकी सदारत में मुशायरे होते हैं, बाकायदा नशिस्तें होती हैं। लेकिन पेटेंट क्या है, अब युवा उन चीज़ों को छोड़ करके ओपन माइक के माध्यम में आ गया। ठीक है। ओपन माइक वैसे ही आया है जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अखबार और न्यूज़पेपर तमाम चीज़ें पहले होती थी, रसाले हुआ करते थे, अब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन जगहों को ले लिया है। उसी तरीके से अब जो वो छोटी छोटी नशिस्तें हुआ करती थी जहाँ उर्दू शायरी, हिंदी साहित्य को सीखने का मौका मिलता था, अब लोगों ने उसको क्या किया है, इंटरटेनमेंट का एक रूप बना दिया है, जिसमें उसके साथ कुछ चीज़ों को और जोड़ दिया है, जैसे सिंगिंग का करना हो गया। साथ ही साथ बहुत अच्छे डांसर हैं, तो कभी कभी वो भी आकर के अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। कुछ लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, यानी कहानीकार जो होते हैं वो अपनी कहानियाँ बताते हैं। जी सर, ठीक बात है। हम ओपन माइक पे आपसे बात करना चाहते थे और ओपन माइक पे हम बात करेंगे जी, लेकिन अब चूंकि आपने बात छेड़ दी है ओपन माइक की, हम आपसे ये जानना चाहते हैं मिन्नत कि उन कवि सम्मेलनों से, मुशायरों से, मुरिख्ता से जब वो पीढ़ी बड़ी हुई है, जब एक नई पीढ़ी आई है, तो आखिरकार कितना परिवर्तन आया? और ये जो ओपन माइक है, क्या ये वाकई में आपसी सहयोग के ज़रिए एक ओपन माइक सम्मेलन आयोजित करना और उसमें लोगों को मंच देना, क्या वाकई में आपको लगता है कि इसका एक अच्छा भविष्य है? और क्या वाकई में ये प्रतिभाओं को संरक्षण दे रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रतिभाएं बरगलाई जा रही हैं? सर
आपने बहुत ये उम्दा सवाल किया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उसकी वजह क्या है कि देखिए, आप कभी भी देखेंगे कि कोई भी पुराना आदमी नए आदमी को स्पेस नहीं देना चाहता है। ठीक है। वो चाहे दुनिया का कोई भी स्थान, कोई भी चीज़ हो। ये अदब में भी है, ये हर जगह है सर। ठीक है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इस बात के लिए स्वयं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये यूनेस्को को संबोधित करते हुए कहा था। उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था, अफसोस तब होता है जब आजकल के लोग अपने युवा पीढ़ियों को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, अपने ज्ञान को दे नहीं पाते। जैसे अब आपने जो बात कही, जैसे क्या है, अदब की दुनिया या साहित्य का मंच हो या फिर कवि सम्मेलन हो, ये तीनों जगह क्या है, गुटबंदियां चलती हैं कि जो संरक्षक है वो बुलाएगा, वो कम कवि उस कवि को ऑर्गेनाइज करने के लिए देगा, जिसको वो जानते हैं उनको अलग अलग लोगों को इन्वाइट करेंगे, लेकिन युवा प्रतिभा को मौका नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आपके सीनियर आपको मौका ना दें तो आप बताइए आपके उस बोलने का, आपके उस लिखने का क्या अस्तित्व है। मिन्नत, मैं काउंटर करना चाहूँगा। जी सर। आज हमारे साथ जो मिन्नत बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि वो दिनेश के साथ भी पढ़ते हैं, वो मुनव्वर राना के साथ पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो मौका मिल रहा है। फिर ये उस मिन्नत का दर्द है जो पहले संघर्ष कर रहा था, या वो अपने भाइयों के दर्द की बात कर रहा है जिन्हें वो संघर्ष करते हुए देख रहा है? सर, जो आपने ओपन माइक की बात की, मैंने वही कहा कि वो नए मंच है। यकीन मानिए, मैंने गोरखपुर में आज से 1.5 साल पहले पहली मरतबा ओपन माइक किया, और ओपन माइक का क्रेज वहाँ पर ये था कि लोग जानते ही नहीं थे ओपन माइक होता क्या। और आप पहले भी कह चुके हैं कि मैं बहुत छोटे शहरों से आता हूँ, ऐसा नहीं है, लोगों का ये देखने का नजरिया होता है। यकीनन वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ के लोग हैं, वो अदब और साहित्य से दूर है, बल्कि वो अदब और साहित्य की धरती है। भाई, मुंशी प्रेमचंद ने गुल्ली डंडा वहीं लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह उसी गोरखपुर के मुबारक खान शहीद ईदगाह में बैठ करके लिखा, और लाइव टेलीकास्ट लिखा। उन्होंने जो चीजें पाई एक्चुअल वो लिखा। फिराक गोरखपुरी की शख्सियत के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अंग्रेज कहा करते थे कि भारत में 2.5 व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, उनमें एक फिराक गोरखपुरी साहब, ठीक है। तो इसलिए, और जो आप कह रहे हैं, यकीनन देखिए, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं। यकीनन उनकी एक सोच है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जैसे गोरखपुर में उन्होंने एक शुरुआत की कि हर 3 महीने के बाद वो पूरे शहर से, अगल बगल के इलाके से, जैसे कुशीनगर है, देवरिया है, बस्ती है, संत कबीर नगर, यहाँ से वो 20 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उन 20 बच्चों को एक बड़े मंच पे लाते हैं और किसी एक बड़े शायर की अध्यक्षता में उसको देते हैं। मतलब अध्यक्षता में वो बच्चे अपना कलाम पेश करते हैं, कविता जो भी। तो लेकिन ये प्लेटफॉर्म पूरे देश में तो नहीं है सर। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मिन्नत आपका दर्द है, यकीनन ये मेरा दर्द है, और ये शायद मेरा ही दर्द नहीं है। मुझ जैसे जितने भी युवा इस देश में लिखते हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वक्त ना मिलने की वजह से वो अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। और आप एक चीज़ जानते हैं कि जब किसी इंसान का कोई भी ये होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आस, होप जिसको आप कहते हैं, जब आस ना उम्मीदी में बदल जाती है तो फिर वो इंसान अपना वजूद खो देता है। मिन्नत, हम 2-4 सवाल और आपसे इस मुतालिक करना चाहेंगे। जी सर। क्या अदब को कोई आदमी अपने रोज़गार से जोड़ के देख सकता है? क्या अदब आज इतना सक्षम है? क्या अदबी दुनिया, क्या मुशायरों का मंच किसी को रोजी रोटी दे सकता है? क्या कोई फुल टाइम शायरी कर सकता है, या शायरी सिर्फ उस दीवाने के लिए है जो अपनी महबूबा के लिए चंद शेर लिख दे और बस? सर, ये 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है। पहली बात आपने कहा कि शायरी क्या रोजगार दे सकता है? जी, रोजगार दे सकता है, यकीनन रोजगार दे रहा है, दे नहीं सकता है, दे रहा है भाई साहब। अच्छा। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे शायर हैं जो पहले पेड कराते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो तब मैं आऊंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, स्पेसिफिक लोगों को बुरा लग जाएगा। वो तो चंद गिने हुए, सर क्या बात कर रहे हैं आपके भारत देश में 40 से 50 ऐसे शायर हैं जो पूरे विश्व में जाकर के नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, ये तो बड़े लोगों के, लेकिन जो उनके बाद की लॉबी है, वो चाहे उर्दू दुनिया की हो, चाहे हिंदी साहित्य की हो, दोनों जगह यही हाल है कि वो कहीं भी मुशायरा पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को 5,000, 10,000, 50,000 एक फी पेमेंट नहीं मिल रहा है, या उनको आने जाने का उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो आप मुझे ये बताइए, ये रोजगार कैसे नहीं है? वो दूसरा काम ही क्या कर रहे हैं? वो तो अपना पूरा वक्त वही सर्व कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए, एक आदमी आज दिल्ली में मुशायरा पढ़ता है और कल लखनऊ पहुंच जाता है, और आज 50,000 रुपये उसको मिले, कल 50,000 रुपये मिले, तो आप बताइए ये कैसे जो है वो उसकी जीविका का साधन नहीं हुआ? मैं तो क्या कोई युवा जो है सिर्फ इसलिए कि किसी बड़े शायर को इतना पैसा मिल रहा है, क्या इसलिए वो इसे रोजगार मान सकता है? जी, मेरा जो अपना व्यक्तिगत हर व्यक्ति के देखने का
का नज़रिया अलग होता जी। है, तो मैंने आपसे ये बताया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि शायरी जो होती है ना सर, आपने कहा शायरी क्या महबूब की जो जुल्फ़ों की और उसकी, जैसा कि आपके भी लेखों में मुझे देखने को मिलता है, वो असल में क्या होता है, चरित्र चित्रण होता है सर। और शायरी जो होती है ना, वो किसी के सीखने या सिखाने से नहीं आती है, ये भगवान ईश्वर अल्लाह इंसान को देता है। जैसे मैं आपको देखूं और मैं कहूं कि तेरे हुस्न की, वो मतलब एक ड्राइंग बन जाती है अल्फाज के बीच, तो वैसे ही वो ड्राइंग होती है। दूसरी चीज़ युवाओं की जो बात है, आजकल मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए भी रोकना चाहूँगा, हमेशा एक चीज़ हम लोग कहते रहे हैं और मैंने इस बात पे हमेशा एक डिबेट भी करी है, हालांकि यहाँ मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं चाहिए। वैसे कविता जो होती है या जो शेर होते हैं, मेरा मानना है और शायद आप भी इत्तेफाक रखें कि कविता जन्म लेती है, कविता का जन्म आपके मनोभावों से होता है और एक कवि और एक शायर उस प्रसव पीड़ा से गुजरता है, उस दर्द से गुजरता है, तब जाके उस कविता का जन्म होता है। इसीलिए कई बार अगर कोई वरिष्ठ साहित्यकार या कोई वरिष्ठ शायर भी मुझसे कहता है इसमें सुधार कर दो, तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसने जन्म लिया है। अब ये लूली लंगड़ी अगर जन्म ले चुकी है तो इसे ऐसे ही जी लेने दो। असल में सर यहाँ पर एक बात मैं इंटरप्ट करूंगा, माफ कीजिएगा, करना तो नहीं चाहिए लेकिन बताना चाहूंगा। मसला ये आपने अभी कहा सीनियर और जूनियर यानी युवा पीढ़ी, इसमें मसला क्या आता है कि युवा पीढ़ी के जो नौजवान है वो मर जाते हैं। मरते कैसे हैं कि कह देते हैं कि आपने जो शायरी कही है वो जो है बहर में नहीं है, तो उसमें जो आपने अल्फाजों के चयन किए हैं वो सही, वो ये नहीं देखते हैं कि वो अपने जज्बात लिख रहा है। और जज्बात जो होता है वो टेढ़े मेढ़े भी कहे जा सकते हैं, सीधे सीधे भी कहे जा सकते हैं। हर आदमी के कहने का अंदाज अलग होता है, जैसे अभी आपने कहा। लेकिन किसी युवा को क्यों रोक दिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि अरे भाई आप शायरी कर रहे हो या जो तुम लिख रहे हो वो बहर में नहीं है। अब कोई बच्चा जिसको बहर के बारे में नहीं मालूम है, उसकी उम्मीद तो वहीं मर गई ना सर। ठीक बात है, उसकी उम्मीद तो वहीं मर गई। अब अगर वो कुछ करना भी चाहे तो करेगा कैसे? तो ऐसे में मिन्नत उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो युवा अदबी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? मैं कोई बहुत बड़ा शायर या कवि नहीं हूँ, उन युवाओं को संबोधित करें। मैं कोई बहुत बड़ा शायर या कवि नहीं हूँ। मेरा उस्ताद मोहतरम एक बात कहा करते हैं, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, उनका कहना ये है कि देखिए जो भी चीज़ें आपको आती हैं आप उसको वैसे ही लिखिए। लिखने के बाद आप आज़ाद नज़में भी लिखिए, गज़लें भी लिखिए, कविता भी लिखिए, क़तात भी लिखिए, और हर चीज़ का एक अलग अलग होता है। लेकिन जैसे आपसे मैंने एक बात मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर पे, और उनको भी कहना चाहूँगा जो युवा हमको और आपको सुन रहे हैं, एक एसिड संपत्ति की तरह कि वो मेरी इस बात को अपनी संपत्ति समझ लें कि जैसे शीशा टूट जाता है और शीशा टूटने के बाद हम उसको कितनों भी सफाई से जोड़ दें, उसमें कहीं ना कहीं निशान रह जाता है ना। तो उसी तरीके से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए सायादार दरख्त हैं। वो खुद तो दरख्त हो चुके, पौधे बन चुके हैं, अब उनका वक्त है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो पनपता हुआ जो है, वो कहते हैं ना वो पेड़ के जो छोटे छोटे पनपते हुए कोपल है वो निकल रहे हैं। तो कोपल अगर किसी पेड़ के साए में रहता है, साए में जब आता है तभी वो बड़ा होता है। वैसे ही हम बच्चे हैं, युवा कवि हैं, वो किसी न किसी को अपना उस्ताद माने, क्योंकि आज के युवा के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, मैंने ये चीज़ें देखी नहीं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है जी। किसी भी बड़े लोगों को वो अपना उस्ताद मानने के लिए स्वीकार नहीं करता, तैयार नहीं है। हाँ, उसको मानना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने कोई भी चीज़ लिखी, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि स्वप्निल भाई आपकी ये घड़ी बहुत अच्छी है, एक अंदाज़ ये है, और एक अंदाज़ ये होगा, मैं ये कहूँ मोहतरम ये आपने जो घड़ी लगाई है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, तो बात एक ही कही जा रही है लेकिन कहने का अंदाज़ अलग अलग है। वैसे ही है, तो वो किसी एक को अपना उस्ताद माने। दूसरी चीज़, जब भी मौका मिले वो नशिस्तों में या छोटी छोटी कविताओं की जो काव्य संध्या होती है, कवांजलि होती है, वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ अपने बड़ों को सुनने का मौका मिलता है। और जब आपको बड़ों को सुनने का मौका मिलेगा तो आपको एक चीज़ लगेगी कि ये बात जो ये कह रहे हैं इनका अंदाज ऐसे है, हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक बात है। चलते चलते मिन्नत, आप कोई कलाम जो पेश करना चाहें? सर अभी जितनी देर तक बातचीत हुई तो एक मेरा कथा है, सुन लीजिएगा, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल सुना दूंगा। कथा एक ये है कि मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने ज़िंदा रहते हैं। क्या बात है। लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने ज़िंदा रहते हैं, हम कोई तूफ़ान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है, हम कोई तूफ़ान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है, हम तो मध्यम बहता जल है, कतरा कतरा बहते। क्या बात है, कतरा कतरा बहते हैं। और एक गज़ल है सर, जो भी हमारी और आपकी जो भी बातचीत हुई, कन्वोकेशन हुई, उसके ऊपर एक मेरी गज़ल है, सुन लीजिए कि ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना, ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना, कोई ना कोई मुहूर्त संभाल कर रखना, हर एक से मांग कर शर्मिंदगी ना हो तुमको,
हर एक से मांग कर शर्मिंदगी ना हो तुमको, तुम अपनी सारी ज़रूरत संभाल कर रखना। आगे सुनिए कि खुदा के बंदों ने कितने खुदा बना डाले, तुम अपने दिल की ये मूरत संभाल कर रखना। और आगे की जो पंक्तियाँ उस पर ख़ास तौर पे आपकी दुआएं चाहता हूँ कि ये कह दिया कि मैं तेरे ही काम आऊँगा, ये कह दिया कि मैं तेरे ही काम आऊँगा, मुझे बावक़्ते ज़रूरत संभाल कर रखना, मुझे बावक़्ते ज़रूरत संभाल कर रखना। और अंतिम पंक्तियाँ हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देने वाले हैं, मेरी पुरानी अदावत संभाल कर रखना। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया मिन्नत ऑब्जर्वर डॉन से बात करने के लिए। हम ऑब्जर्वर डॉन की तरफ से, ऑब्जर्वर डॉन के परिवार की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, अदबी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएं। और एक बार फिर बहुत सारी बधाइयाँ मनोहर पर्रिकर सम्मान के लिए। सर आखिर में मैं आपके लिए भी 4 पंक्तियाँ करना चाहूँगा जो आपने बातचीत की, और माफ़ कीजिएगा मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन क्या करें कि पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज़ पे, पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज़ पे, सिमट के आ गया है सारा जहां कागज़ पे, मेरे बाद मुझको समझेंगे ज़माने वाले, छोड़ जाऊंगा अपनी ज़ुबान कागज़ पे। क्या बात है। ये थे मिन्नत, जिनकी शख्सियत को देखकर बसीर बद्र का एक शेर याद आता है कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। और आप सबसे ख़ास तौर पे जॉन एलिया का ये शेर कहना चाहूँगा कि किस कदर दूर से लौट कर आए हैं, यूँ कहो सारी उम्र बर्बाद कर आए हैं, और था शराब अपना सरमाया ए जुस्तजू, था शराब अपना सरमाया ए जुस्तजू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।